बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमसा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अगर आप पंजाब और इसके नवाही इलाकों में हैं तो आप भी हैरत में गुम होंगे कि जब हमजा मैं जुम्मे वाले दिन वापस जा रही थी तो एक तरफ गाड़ी में एसी चलाना पड़ रहा था और दूसरी तरफ धुंध की शिद्दत थी कि 12 बजे भी विजिबिलिटी जो है मुश्किल से मिली थी, तो रोड खुली थी मोटरवे। तो अब ये जो सूरत हाल है गैर मामूली भी है और गैर यकीनी भी है। आपको वापसी पर भी खासी तंगी हुई होगी क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, जिस तरह हम 2-3 दिन पहले भी बात कर रहे थे कि हमें लग रहा है हम दिसंबर में वापस चलेंगे। इतनी धुंध और जीरो विजिबिलिटी है, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। आज भी जब आपने सफ़र करना है तो उससे पहले आपने चेक कर लेना है कि रास्ते खुले हैं या नहीं खुले। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन एसी और धुंध का कॉम्बिनेशन जो है ये इसी साल मैंने देखा है कि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और अगर हम ना संभले और हमने मौसम के बारे में या अपने इर्द गिर्द मौजूद ये जो अल्लाह ताला की खूबसूरत चीज़ें इनके ना एहतियात की अपने रवैये ना बदले तो पता नहीं और खुदा ना खास्ता क्या क्या कुछ। अच्छा, इसमें चुभन भी थी, यानी कि ये स्मोक है, इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं कि ये आंखों में चुभ रही थी, लोग ये शिकायत कर रहे थे। तो ये सिर्फ धुंध नहीं है, इसके साथ स्मोक है और ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से, फज़ाई आलूदगी की वजह से। बिल्कुल, मैं सोच रही थी इस पर रिसर्च की जाएगी हमजा, क्योंकि जिन इलाकों में धुंध के पैचेस डार्क होते थे ना वहाँ पे मैं देखती थी एकदम टेम्परेचर ड्रॉप होता था। टेम्परेचर जो है वो 11-12 पे आता था और जैसे ही जहाँ कुछ जगह जहाँ जो क्लियर होती थी वहाँ पे टेम्परेचर जो है ऊपर जाता था 15, 16, 17। सिटीज़ का टेम्परेचर भी इसी तरह से था। तो पता नहीं अभी क्या फिनोमिनन है, लेकिन जो भी है इसका ताल्लुक मौसमियाती तब्दीलियों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, अभी एसी चलाएं आप गाड़ी में तो आपको सर्दी लगती है, बंद करें तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो ये भी कुछ दिन हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, उसके बाद मुस्तकिल तौर पर आप एसी चला सकेंगे। खैर, सबसे पहले सेनेट की बात करेंगे क्योंकि हर तरफ सेनेट का शोर है। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। वानेवाला में फतह पाने के लिए सियासी खिलाड़ियों के दाव पेच इस वक्त जारी हैं, लफ्जी गोलाबारी भी भरपूर है। हाँ, और होनी चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा अहम ऐवान है और इसमें अक्सरियत हासिल करना हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ अपोजिशन जो है भले फर्जा नहीं कह रही है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है और उस तहरीक को लाने के लिए उन्हें सेनेट में अपनी मेजॉरिटी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और हुकूमत को भी मालूम है कि अगर उन्हें इस थ्रेट से बचना है तो फिर सेनेट में एक अच्छी अक्सरियत जो है वो इसका हल है। लिहाजा इस में नाराज अरकान जो है उनकी, जिसे कहते हैं ना सर कढ़ाई, वो क्या बाकी सर कढ़ाई में, मतलब हाथ जो है वो घी में और बाकी सर कढ़ाई में, ऐसा मुहावरा है। सो नाराज अरकान, अच्छा नाराज अरकान के बाइस तमाम जमातें जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से भी दो चार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों ने राब्ते बहुत तेज़ कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के 4-5 MNA अपनी ही जमात और हुकूमत से नाराज़ हैं और सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला भी किया गया है, जिनमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पार्लिमानी लीडर नून लीग ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकन असम्बली अली वजीर भी जो हैं जेल में हैं। तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे क्योंकि वोट डालना होगा। जबकि वज़ीर आज़म ने अपने कारकुनों की आवाज़ सुनते हुए बलूचिस्तान से बड़ा ये शोर शुरू हो गया था कि अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट दे दिया गया। अब ये फैसला वापस ले लिया गया और PTI बलूचिस्तान ने अब्दुल कादिर को सेनेट टिकट देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन क्या फैसल वाडा का टिकट जो है वो भी वापस ले जाएगा? क्योंकि एहतजाज तो वहाँ पर भी देखने में आ रहा है, धड़ेबंदी जो है वो भी वहाँ पे दिखाई दे रही है। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद ने कहा है कि वो तो इलेक्शन में कास्ट ही नहीं करेंगे वोट। इसी तरह से दूसरे जो हैं अरकान अब्दो साहब, उनके ऊपर भी एतराज़ात आ गए हैं। तो अब किस किस को वज़ीर आज़म जो है उससे टिकट वापस लेंगे? लेकिन वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध के दावे पर बड़ा मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं वो सूबे से 10 नशिस्तें जीतेंगे। उनका दावा अरकान खरीदे बगैर मुमकिन ही नहीं। हाँ जी, ये बात है कि आप 10 कर रहे हैं और वो साथ यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बयान को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाए। लेकिन जब पीपल्स पार्टी से बात कीजिए वो कहते हैं नाराज जो अरकान हैं वो तो हमें वोट दे रहे हैं ना, तो इसलिए ये सारा मामला ऐसे चलेगा। अच्छा, अगर वो दे भी रहे हैं, की बात करते हैं, अगर वो दे भी रहे हैं, चले सपोज कि वो दे भी रहे हैं, तो इन्हें कैसे पहले से पता है कि वो इन्हें दे रहे हैं? सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जो मतलब उस वक्त आप डिसीजन करें अपने कॉन्शियस पे, हाँ अपने कॉन्शियस पे, वो एक अलग बात है। और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर के सवाल यह है और एतराज़ है जो है हुकूमत का भी है, इमरान खान साहब का भी है और हर शख्स का है जो है कि इलेक्शन की शफाफियत पे यकीन रखता है। तो बात कर लें इस सवाल से। साबिक सेक्रेटरी
इलेक्शन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 दिन का इजाफा किया। क्या बगैर किसी ठोस वजह के इलेक्शन कमीशन ऐसा इकदाम उठा सकता है? असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 224 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं, लेकिन हमारी सियासी जमातों के बाद रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की थी कि जो आपने जो 2 दिन रखे हैं कागजात नामजदगी वसूल करने के, इसके लिए पार्टी की मीटिंग में फ़ैसला ये कर रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए इसको इजाफा कर दें, एक्सटेंड कर दें। अच्छा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सियासी जमातों के ईमा पर उनका 2 दिन का उन्होंने अब जो है वो एक्सटेंशन दे दी, और ये माजी में भी होता रहा है। ठीक है। और माजी में ये हुआ है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक्सटेंशन नहीं देते, लेकिन रात के 12 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए बाकायदा मोहलत दे दी जाती है। अब ये 2 दिन की मोहलत दे दी है, लेकिन इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन तो 3 मार्च की हो रहा है, दरमियान में स्क्रूटनी होनी है, जाँच पड़ताल होनी है, कागजात नामजदगी वापस लेने हैं, हाथमी लिस्ट जारी कर देंगे, बैलेट पेपर छप जाएगा। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी महसूस किया होगा कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो भी जजमेंट आने वाली है, और उनके भी 15 ये अपने फरवरी को उनकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपनिंग बैलेटिंग के सिलसिले में। तो ज़ाहिर है कि तमाम को हालात को देखते हुए, सियासी जमातों की रिक्वेस्ट को उन्होंने देखते हुए 2 दिन का एक्सटेंड कर, में कोई ऐसी बात नहीं है, माजी में भी होता रहा है, 1 दिन 2 दिन बढ़ते रहे हैं। तो फिर इतनी लेदा क्यों हो रही है? ये इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब, ये जो तोसी दी गई है इससे सियासी इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कहना है कि सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी सिर्फ तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिलवाने के लिए की गई है। तो ये इट्स अ बिग एलिगेशन, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर भी सवाल है। तो ये वाकई सियासी फ़ायदे के लिए तोसी दी जा सकती है या दी गई है? हमारे मुल्क में ये जो चला गया ना एक रस्म और रिवाज कि हर मामले में इदारों पर शक व शुबा करना, इसे जमहूरी तौर पर बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। इस लिहाज से किसी इदारे पर भी एतमाद नहीं रहा, खुद दरख्वास्त करते बाद में अपनी विड्रा कर लेते अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, काम कर रहा है। अभी तो सेनेट का इलेक्शन भी देखे क्या होना है। तो ये सारे मामलात को इल्ज़ाम तराशी करना जो है मेरे नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। कि जब आप अगर नैयर बुखारी साहब का जो ख़त ना जाता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, तो फिर समझते कि भाई तो पार्टियों के सियासी जमातों के बगैर किसी रिक्वेस्ट की उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो फिर ये इल्ज़ाम दुरुस्त था कि फिर हुकूमत की इमा पर या हुकूमत के लोगों को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी। लेकिन जब सियासी जमातों ने इनको बाकायदा ख़त लिखे, टेलीफोन किए, तो उस पर ये इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, ज़रा एहतियात करना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पुराने तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि हमेशा जो सेनेट का पेपर हो या कौमी असम्बली के पेपर्स हो, उसमें 1-2 दिन की एक्सटेंशन हमेशा होती रही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर ये डेट इलेक्शन की डेट एक्सटेंड हो जाती तो फिर ये होता भी आप 3 मार्च की बजाय आगे क्यों जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन 3 मार्च को ही होने हैं, बाकी तो कोई दरमियान का तो लाएअमल है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून के मुताबिक जो 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान उन्होंने सारा लम्हा पूरा करना है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही, और इलेक्शन कमीशन ने इनका 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, तो मेरा ख्याल में तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है। अब जहाँ तक इल्ज़ाम तराशी है वो इसलिए कि हमारे इदारों पर एतमाद नहीं रहा। हमारे इदारे जो हैं वो मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, उनमें उनका अपनी भी गलती है, अपना भी उनके अंदर एक लाहे अमल ऐसा है जिससे वो मुतनाज़ा होते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले में इलेक्शन कमीशन को मुतराज़ा करना दुरुस्त नहीं है। ये 2 दिन की तो आम सूरत है। आप देखिए तमाम लोगों ने अपने सियासी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपने और मजीद लोगों को एडजस्ट कर लिया। अगर ये 2 दिन की एक्सटेंशन ना होती तो उनके 4-5 आदमियों को भी एडजस्ट ना होते। इस तरह पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंड किया, कराची में, सिंध में, बलोचिस्तान में हो रहा है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सब सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार जो हैं उनको रद्द-ओ-बदल है और उनका और बाकायदा मजीद लोगों को टिकट दिए हैं। ठीक है, सबको फायदा हुआ है। कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, मगर सब नजरें अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि वहां से ओपन बैलेट के मामले पर फैसला आना अभी बाकी है। इस सूरत हाल में ताखीर हो सकती है या इलेक्शन शेड्यूल में कुछ तोसी मुमकिन है?
नहीं जी, इलेक्शन कमीशन ने का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इंतखाबात हो जाने हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चंद दिनों में भी अपना फैसला कर देती है, अपनी राय दे देती है, तो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास बहुत वक्त है। बैलेट पेपर छपने में ज़्यादा अरसा नहीं लगता, वो 2 दिन में बैलेट पेपर छप जाते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, जहाँ पाकिस्तान के नोट छपते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इदारा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ से इनके बैलेट पेपर छपने 2 दिन में बैलेट पेपर छप जाएंगे। तो किसी शेड्यूल पर असर नहीं पड़ेगा। बेशक ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें मालूम है कि शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर अमला काम कर रहा है, तो हम इसी अरसे में ऐसे वक्त में फैसला कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी मामले में भी कोई दिक्कत या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ये फैसला चंद दिनों में होने वाला है और ये बैलेट पेपर का फैसला हो जाएगा कि ओपनिंग करनी है या इन्होंने वही सिगरेट बाई बैलेटिंग करनी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, उन्होंने अपनी राय देनी है, ओपिनियन देनी है, और उनके ओपिनियन से आइंदा का सारा जो है हमारा इंतखाबी पैकेज वो तब्दील होता नज़र आ रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती आर्डिनेंस की तायद कर दी, तौसीक कर दी, तो फिर इसके असरात पाकिस्तान के तमाम इलेक्शनों पर पड़ेंगे, ख्वाह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, स्पीकर कौमी असम्बली का हो, इसी तरह जितने भी इलेक्शन हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जैसे मैंने बताया, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, तमाम सीक्रेट इलेक्शन जितने भी हैं सब ओपन हो जाएंगे। एक पर नहीं असर पड़ेगा, इसका सब पे पड़ेगा असर। ये तो नहीं हो सकता एक इदारे में तो आप कह दें जी ओपन कर दें, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है सीक्रेट कर दें, तो ये नहीं होगा। फिर सबके लिए एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आईनी पैकेज दे देना है। तो मैं आईनी महरीन से दरख्वास्त करूँगा कि आप आइन का आर्टिकल 224 पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। तो क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 224 में जिक्र है? तो वो कहते हैं नहीं जी आइन में जिक्र ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े खुल के अपना राय देनी है और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी मजबूत और कौमी रहनुमाओं को भी एक सही तरीके से गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अहम बात आपने की है कि अगर इस दफ़ा ये हो गया ओपन बैलेट से तो ये हमेशा के लिए होगा और हर इलेक्शन पे एप्लीकेबल होगा। सियासी जमातें इसके लिए कितना तैयार हैं। और दूसरी बात है कि अगर सेनेट इलेक्शन शफाफ ना हुए हों और वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आ जाए, जैसे कि आई है 2018 की वीडियो जो है वो इस वक्त मौजूद है, इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल ना उठाया जा सके? इलेक्शन कमीशन फिर यह है कि आर्टिकल 218 के तहत उस इलेक्शन को कारदम करार दे दे। बड़ी जरूरतमंदाना कदम उठाना पड़ेगा। एक बहुत मौजूदा इलेक्शन कमीशन है तो बड़ा पावरफुल, अपने आर्टिकल 218 का सहारा लेते हुए वो जाके तमाम वीडियो भी आ रही है, हार्स ट्रेडिंग भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बलोचिस्तान में हो रही है, पंजाब में हो रही है, आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। अब आप ये देखें सब जगह हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, बलोचिस्तान में तो खैर बहुत ज़बरदस्त वहाँ खतरा है क्योंकि वहाँ 7 या 800 सीट अपने वोटों से एक सेनेटर बन जाएगा। सिंध में भी मामला हो रहे हैं। आप देखें ना पार्टी के पास हैं 21 मेंबर, मुत्तहदा कौमी मोर्चा के पास खड़े कर दिए 10 उन्होंने। आप मुझे ये पूछे भाई 21 में तो आपकी सीटें मुश्किल से एक बनती है क्योंकि 22 या 23 पर एक मेंबर बनना है, सेनेटर बनना है, तो आपने 10-10, 12-12 खड़े कर दिए हैं। इसी तरह पंजाब में भी नवाज शरीफ साहब के बनते हैं 4 सीटें, अगर सही बयानों में उनके वोट कास्ट हो जाते हैं तो 4 या 5 या उनकी सीटें बनती हैं, तो उन्होंने 10-15 आदमी खड़े कर दिया है। तो ये चीज़ें तो खुद हमारी सियासी जमातें इनकरेज कर रही हैं। तो अगर ये इलेक्शन की देखिए कि वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, बिल्कुल ठीक है। मीडिया दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, जो बाद में नाम सामने आए शायद वो कवरिंग कैंडिडेट्स के तौर पर भी कुछ नाम सामने आए हैं जिसकी वजह से तादाद इतनी बढ़ गई है, कितने ज्यादा लोग सामने आए। मगर मुझे तो हंसी इस चीज वीडियोलॉजी पे आ रही है। आजकल की सियासत जो है वो सारी वीडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है कि कहीं ना कहीं अचानक कोई वीडियो आ जाती है और वो वीडियो जो है ना वो फिर सारी चीज़ों का रुख जो है वो बदल देती है। तो पाकिस्तानी सियासत में ये वीडियोलॉजी का राज जो है ना ये बड़ा बाकमाल है। एंड द राइज ऑफ वीडियोलॉजी भी एक होगा कभी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है कि लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं और इसका जो वक्त है, जो टाइमिंग्स है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस वक्त ये वीडियो सामने आ रही है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे क्रिकेट की और पाकिस्तान ने T20 सीरीज भी मुबारक अफ्रीका को रहा। खैर मुबारक आपको भी मुबारक हो जो सब लोग देख रहे हैं। और मतलब जितना स्टम्बल कर रहे थे आखिरी उसमें मिलर वैसे कैसे लगे आपको? ओह क्या बात है,
क्या बात, क्या बैटिंग थी, क्या बैटिंग। और अकेला बंदा पाकिस्तान से जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। 6 छक्के एक ओवर में 26 रन, मतलब ये वो सारे क्या 4 छक्के मेरे ख्याल लगाए उन्होंने एंड पे फहीम अशरफ को, और उसमें एक बाबर आजम ने कैच भी ड्रॉप किया जो छक्का हो गया। खैर पाकिस्तान जीत गया। छक्का तो छक्का, छक्का को छक्का है, बिल्कुल है। और इस पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आखिरकार नसीम राजपूत साहब जीत ही गए, क्या इस जीत पर हमें खुश होना चाहिए या ज्यादा परेशान होना चाहिए? अभी मेन प्लेयर्स नहीं थे साउथ अफ्रीका के। वालेकुम अस्सलाम हमजा और फरा। सबसे पहले तो मुबारकबाद, हम बड़े अरसे के बाद सीरीज जीते, मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम जितना हारते हुए आ रहे थे उसके बाद हमें जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी पाकिस्तान के लिए। अब उनकी सेकंड टीयर थी, थर्ड टीयर थी, हम इस पे नहीं जाते। देखे ना क्विंटन डीकॉक, उनके तेज खेलने वाले बैट्समैन है, उनकी अपनी टीम में भी कहीं ना कहीं कुछ रिफ्ट चल रही थी। आपने सुना होगा जिस वक्त मार्क बाउचर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि शायद आने वाले वक्त में क्विंटन डीकॉक टीम के कैप्टन नहीं रहे, फिर क्विंटन डीकॉक इस T20 सीरीज में भी नहीं रुके। कई सारे उनके प्लेयर रबादा और एनगिरी वगैरह जो उनके मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो भी चले गए जो T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भी हालात हमारी तरह ही हैं, कभी हमारे यहाँ भी ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए जीत की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही हमजा के क्या हम सेकंड टीम के खिलाफ जीते, अगर यही साउथ अफ्रीका की कंप्लीट टीम होती। देखिए अभी आप दोनों बात कर रहे थे कि मिलर कैसे खेले, मिलर एक ही प्लेयर थे उनके, और मिलर की एग्जाम्पल ये दी जा सकती है कि इंडियन प्रीमियर लीग में वो प्रीति जिंटा की टीम की जानिब से खेलते हैं, किंग्स 11 पंजाब की जानिब से, वहां उनका खिताब है मिलर किलर, और एक बैट्समैन उनके खेले थे और वो वाकई में अकेले मैच लेके चले गए थे। हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हमें 1 या 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखाई दे रही है, एक प्रॉपर टीम वर्क दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ पर है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, अब तक दिखाई नहीं दिया। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ हमजा, आज मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरीके की बैटिंग हो रही है या टॉप ऑर्डर T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं, डेविड वार्नर फिंच का जो पेयर है आप देखें वो किस तरीके का है, इसी तरीके से इंडिया में रोहित शर्मा, शिखर धवन, सारी दुनिया में स्पेशलिस्ट T20 ओपनर्स हैं। हमारे यहाँ रिजवान की इस वक्त फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह उन्हें नज़र से बचाए, हर गेंद उनका बैट पे आ रहा है इस वक्त। बाबर आजम थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, जब इंजरी के बाद से आए या जो भी एक दरमियान में बात हुई थी उसके बाद से शायद बाबर उस तरीके से दिखाई नहीं दिए, लेकिन बाबर ने कहीं ना कहीं रन भी, आज भी 40 रन स्कोर किए थे कल के मैच में, 40 प्लस रन स्कोर किए। इसी तरीके से रिजवान तो खैर रन स्कोर कर ही रहे हैं, उन्होंने भी 40 प्लस रन स्कोर किए, बाकी आपको रन दिखाई नहीं दे रहे। दरमियान में जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमने बहुत सारी चेंजेस किए। फेवरेटिज्म पे बहुत बात की जा रही है, और अगर बात करें हुसैन तलत की, हैदर अली की, तो दोनों में नहीं नजर आए उस तरह से परफॉर्म करते हुए। इफ्तिखार को तो फिर बहुत ज्यादा तनकीद के बाद हटा लिया गया इस मैच से, लेकिन ये फेवरेटिज्म जो हमें दिखाई दे रहा है, आपके ख्याल में ये कितना इफेक्ट कर रहा है और इसका क्या हल है? देखिए फेवरेटिज्म की अगर बात करते हैं तो कराची का एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेता है, अभी बड़ा परफॉर्म किया उसने, उसको भी मौका दिया जा सकता था, वो भी डेब्यू कर सकता था, वो न्यूजीलैंड के टूर पर भी था। आसिफ अली न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं थे, आसिफ अली को इससे पहले हम 3 मरतबा मौका दे चुके हैं, लेकिन हमने उनको मौका दिया। देखिए हमने जाहिद को मौका दिया था, हम बहुत बात कर रहे थे कि दादू का क्रिकेटर है, उसको मौका मिलना चाहिए, उसने वो आया और उसने परफॉर्म किया। पहले ही ओवर में 2 आउट किए, फिर आपको 3 आउट करके दिए, 3 क्रूशल विकेट्स दरमियान में लेके दी, वहीं से उनकी टीम जो है वो क्लैश हुआ था और उनके 6 आउट हो गए थे 65 रन पे, 7 आउट हो गए थे 65 पे उनके। तो वो जो एक स्पेल था उसने फर्क डाला, और वो लड़का डेब्यू कर रहा था, उसको मौका ही नहीं दिया गया। वो आज से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, इस डोमेस्टिक सीजन में भी उसकी कारकर्दगी अच्छी थी। इसी तरीके से अगर आप उस लड़के को, मेरे जहन में इस वक्त पता नहीं, मैं रात को सोया नहीं हूं तो नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन तो उसको खिलाया जा सकता था, वो न्यूजीलैंड के टूर पे भी था, उसने बहुत परफॉर्म किया यहाँ पर।
तो वो परफॉर्म नहीं कर सका था। उसको अगर मौका देते तो ज़्यादा बेहतर होता एक आजमाए हुए की जगह। तो आप पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल तो ये भी सामने आ जाती है। दूसरी एग्जाम्पल मैं जो उस वक्त बात कर रहा था, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप दोनों क्रिकेट फॉलो करते हैं, जिस तरीके के ओपनिंग पेयर हैं हमारे बाबर आजम और रिजवान दोनों का तकरीबन सेम स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे। हमें फखर जमान हो गए या शर्जील हो गए, हमें एक ऐसा ओपनर लेना पड़ेगा इनके साथ, इसलिए कि आपको स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा। देखिए रिजवान सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं तो टीम 170 रन बना रही है। बिल्कुल। नसीम राजपूत साहब, हमारा मिडिल ऑर्डर, क्या अगर हमने T20 वर्ल्ड कप जीतना है, क्या हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर इन लोगों को निकाल के, इफ्तिखार को निकाल के, आसिफ को निकाल के, हुसैन तलत डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी अगर हम T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं? जरूरत हो ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यही दोनों खेलेंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा दूसरा कोई। देखिए आप सबको मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चांसेस नहीं दिए। कैप्स तो ऐसे बटी हैं जैसे रेवड़ियां बटती हैं। पाकिस्तान की कैप जो है वो एक मैच 1 सेंचुरी स्कोर की, उसको आपने कैप दे दी। अब्दुल्ला शफीक अब कहां पर हैं जिनको आपने कैप दे दी थी और खिला दिया था सिर्फ 1 सेंचुरी की वजह से। ऐसे मैं बताऊं, नोमान अनवर है, मुख्तार अहमद है, कई सारे जिन्होंने एक डोमेस्टिक में सेंचुरी स्कोर की थी और आपने उन्हें पाकिस्तान की कैप दे दी, आज उनका पता भी नहीं है। तो पाकिस्तान की कैप मजाक नहीं है, बड़ी सोच समझ के दी जाती है। एक प्रॉपर खिलाड़ी एक डोमेस्टिक सीजन खेल के आ रहा होता है, एक वक्त गुजार के आ रहा होता है, तो फिर आप उसको पाकिस्तान की कैप दें, ना कि आप सबको एकदम से देना शुरू कर दें। दानिश अजीज की मैं बात कर रहा था उस वक्त, जो कराची के बैट्समैन है। तो दानिश जो है वो अभी जिस तरीके से नेशनल T20 कप में खेले थे, बहुत जबरदस्त खेले थे, उनको भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया क्योंकि आपके एक सेट प्लान है। आपने जो पसंद और नापसंद की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके पसंदीदा प्लेयर्स दोबारा कैसे इंडक्ट होंगे? देखें ना, आप इफ्तिखार को न्यूजीलैंड में नहीं खिलाते क्योंकि न्यूजीलैंड में टफ कंडीशन थी। आपने यहाँ पे आसान कंडीशन आई, आपने सारे मैच खिलाना शुरू कर दिए। तो भाई न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खिलाया था आपने जब लेकर गए थे? उस टफ कंडीशन में भी खिलाते ना आप, तो वहाँ पसंद ना पसंद वाजे हो जाती है। जी, मैन ऑफ द मैच अवार्ड आपको कैसा लगा? जी फरा मिलर जो है, मैं तो आई वाज होपिंग कि उनको मिलेगा, उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की जीत थी गया ना। तो क्या लूजिंग टीम में से है तो सही हमारे पास प्रेसिडेंट्स के, जहाँ पे हम दे सकते हैं लूजिंग टीम में से भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड। वैसे फरा, मेरा वोट आपके साथ है यहाँ पे। अगर मेरे हाथ में होता मैन ऑफ द मैच देना, तो मैं वाकई मिलर किलर को ही देता। इसलिए देता क्योंकि वो एक पूरी टीम में एक वाहिद किलर इंस्टिंक्ट था जो पूरी टीम में उस वक्त दिखाई दिया था, और उसने अपनी पूरी टीम खड़ी कर दी थी एक शख्स ने। और ऐसी माजी में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एग्जाम्पल्स हैं कि जब लूजिंग टीम के खिलाड़ी को जो है वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। माजी में तो ऐसा भी हुआ है कि एक पहले होता था कि मैच चल रहा होता था, ऐलान कर देते जी यही टीम तो जीतने वाली है और ये मैन ऑफ द मैच हो जाएगा, तो बाद में जब मैच खत्म हुआ तो मैन ऑफ द मैच बदलना भी पड़ा था। तो मैन ऑफ द मैच आप कम से कम एक अच्छा पैगाम भी दे देते कि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई हुई थी और वाकई में 65 for 7 और वहां से 163 तक लेकर जाना वो कोई इतना आसान काम नहीं। नसीम राजपूत साहब, यहाँ पे हमारे बॉलर्स पर और हमारे कप्तान पर भी तो सवालात उठते हैं कि जब 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर अच्छे किए हुए थे, उनको उसके बाद ओवर नहीं करवाया गया। उस्मान कादिर का 1 ओवर रहता था, उनको नहीं करवाया गया। हमने फ़हीम अशरफ को ओवर करवाया और हमने पिछले मैच में भी देखा था कि फ़हीम अशरफ ने किस तरह की बॉलिंग की थी। कैसी कप्तानी रही? ओवर चेंज कर देना चाहिए था या फिर नवाज को एक आधा ओवर और डालने देते, शायद कुछ स्कोर बेहतर हो जाता, विकेट भी निकल जाती। देखिए, अगर या मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस वक्त ज़ाहिर बाबर आजम ग्राउंड में कैप्टनशिप कर रहे थे, उनका भी दिमाग चल रहा होगा, वो भी सोच रहे होंगे। लेकिन आपने देखा होगा नवाज को पहले रिप्लेस कर दिया था, उससे पहले 1 ओवर में उस्मान को छक्का लगा था, फिर आखिरी ओवर जो अपना करने के लिए आए थे जाहिद महमूद, उन्हें 2 छक्के लगे थे। उसके बाद क्योंकि मिलर का हाथ खुल रहा था स्पिनर के ऊपर, शायद ये वजह हो कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस लाने की कोशिश की थी फ़हीम की सूरत में, या फिर हसन से भी 1 ओवर करवाया था उन्होंने उस वक्त। तो हो सकता है कि ये उनकी प्लानिंग हो कि हमारे दोनों स्पिनर्स को एकदम मार पड़ी थी, लेकिन हमें एक ही विकेट लेनी थी ना।
हमें थोड़ा सा और बहादुर हो जाना था। आपकी बात ठीक है, हमारे स्पिनर आउट तो करके दे रहे थे, उन्होंने आउट किए थे तो 65 पे हमने 7 किए थे ना, तो एक और आउट कर लेते हम वहां पर तो मैच पकड़ लेते, बजाय इसके कि हम रन रोकने चले गए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, ये खुशदिल शाह के ऊपर भी आपका कमेंट जो है वो क्या है? जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस तो जाहिर है नजर आ रही है हमें। मैंने जाहिद की वालदा को लाइन पे लिया था और उनके भाई खालिद महमूद को लाइन पे लिया था। देखिए, दादू का एक खिलाड़ी खेला, वहाँ पता है क्या सूरत हाल थी, एक छोटा सा वो एक कस्बा कह लें, छोटा सा शहर कह लें, वहाँ इतनी मिठाई बटी है, वहाँ बड़ी स्क्रीन लगा के कई जगहों पे मैच देखा गया। और उनकी वालदा कल फ़ोन पे जिस तरीके से रो रही थी, उनके भाई खालिद महमूद जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो देखें हमें अपने इन रिमोट एरियाज़ को देखना पड़ेगा। वकार यूनुस बुरेवाला से आए थे, उसके बाद वहाँ की क्रिकेट उस पूरे रीजन की बहुत अच्छी हो गई थी। गक्कू मंडी से मोहम्मद जाहिद आए थे, उनकी क्रिकेट एकदम से बेहतर हो गई थी। तो अगर हमारा कोई टैलेंट अगर इन रिमोट इलाके में, चाहे वो चारसदा के अंदर होता है, वो पेशावर में नहीं होता, वो बलूचिस्तान में कोयटा में नहीं होता, वो पशीन में होता है, ज़ियारत में होता है, तो इस जगह से अगर कोई टैलेंट आता है उसको फौकियत देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए कि वो पूरे एक हिस्से को प्रोमोट कर देता है। देखें, हैदराबाद से शर्जील आया, दिन हसनैन, कई सारी एक लाइन लगी, तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। सियालकोट से इतने प्लेयर आते थे, आपने रीजन बनाने के बाद जो है वो उसको महदूद कर दिया। शेखुपुरा से आकिब जावेद आए थे, राना नवीदुल हसन आए थे, फिर उसके बाद से शेखुपुरा से प्लेयर नहीं आया, क्योंकि आपने उसको रीजन जो लाहौर में कर दिया था। अब फैसलाबाद रीजन के अंदर शेखुपुरा आ गया था और उस रीजन के अंदर और इतने सारे आ गए थे कि उनकी अपनी क्रिकेट दब गई थी। लेट्स सी कि अब ये शहरों की क्रिकेट का आगाज करने जा रहे हैं डोमेस्टिक की सतह पे, तो कई सारे सुनने में आ रहा है कि समथिंग अराउंड मोर देन 100 सिटीज जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर ये क्रिकेट को शायद फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप कर रहे थे, जाहिद को देखा ना मैंने, अब कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन मुझे ना राशिद खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर है ना, वैसा कुछ नजर आ रहा था कि यार कितने कॉन्फिडेंस से लड़का बॉल कर रहा है। और पहला मैच 3 विकेट्स। और हसन अली की बात किए बगैर तो मेरे ख्याल नहीं व्हाट अ कमबैक। बॉलिंग की बात की जाए तो वहां पे हमारी आंखें जो है उन पे ठहरती हैं, और फिर अगर बैटिंग की बात की जाए तो एक अच्छे ऑलराउंडर की तमाम एबिलिटीज हमें उसमें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, छक्के जो उन्होंने मारे हैं वो बेहतरीन थे। कौन से छक्के ज्यादा अच्छे लगे, मिलर के छक्के या इनके छक्के? अच्छा, वैसे अगर मेरिट पे देखा जाए तो मिलर के छक्के, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हसन अली के छक्के सबसे बेहतरीन थे। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।